ठीक आहे. कुठलीही थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिस्कस करताना कुठल्या कुठले पॅरामीटर लक्षात घ्यायचे, सर्वात आधी त्या डेफिनेशन म्हणजे ते जे तुमची प्रोसेस असेल तिची टर्म डेफिनेशन आपण डिसाईड करू. जसं की फॉर एक्झाम्पल आयसोकोरिक प्रोसेस होती, आपण काय म्हटलं, द प्रोसेस इन विच व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. सेकंड, जर व्हॉल्यूम तिचा कॉन्स्टंट आहे तर त्याच्यावरून तुम्ही लगेच वर्क डन वरती जम्प करू शकता. म्हणजे तुम्हाला वर्क डनची व्हॅल्यू किंवा फॉर्म्युला त्या प्रोसेसमध्ये माहित पाहिजेत. वर्क डन म्हटल्यानंतर तुम्हाला सोबतच क्यू म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट सप्लाइड त्याचा फॉर्म्युला त्यात माहित पाहिजे. आता डब्ल्यू झाला, क्यू झाला, डेफिनेशन झाली, नंतर त्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला पीव्ही डायग्राम पण ड्रॉ करायचे आहेत. ही झाली चौथी गोष्ट. आणि एक गोष्ट मी आयसोकोरिक प्रोसेस शिकवत असताना स्किप केली म्हटल्यापेक्षा ते मिस आउट झाले आपल्याकडून, आणि ते आधी आपण पहिले डिस्कस करून घेऊया. तर कुठली थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिस्कस करत असताना आणखी 2 पॅरामीटर असतात जे आपल्याला डिस्कस करावं लागतात. त्यातलं एक पॅरामीटर आहे अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज स्लोप. समजा जर मी एखादा ग्राफ प्लॉट केला, पीव्ही ग्राफ, दॅट इज प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम ग्राफ. कोणत्या प्रोसेससाठी गप्पा करताय आपण आता? आयसोकोरिक प्रोसेस. कोणती प्रोसेस? आयसोकोरिक प्रोसेस. आता आयसोकोरिक प्रोसेस म्हटलं म्हणजे व्हॉल्यूम काय राहील? कॉन्स्टंट. तर इथं मी जर पीव्ही ग्राफ ड्रॉ केला तर पीव्ही ग्राफच्या 2 पॉसिबल पीव्ही डायग्राम्स मी काढल्या होत्या. तर समजा हे माझी इनिशियल स्टेट आहे 1, ही माझी फायनल स्टेट आहे 2. माझे जे प्रेशरच्या व्हॅल्यूज आहेत त्या इथं चेंज झालेल्या आहेत, P12 P2, पण व्हॉल्यूम कसा राहिलेला आहे? कॉन्स्टंट. तर आता या ग्राफचा स्लोप तुम्हाला माहित आहे का कुठल्याही ग्राफमध्ये कसा काढतात? तर तुमच्या मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही शिकलेले आहेत की स्लोप बेसिकली काय असतो, तर स्लोप डिनोट करता तुम्ही एम ने, आणि तो ग्राफ मध्ये प्लॉट करता की चेंज इन वाय अपॉन चेंज इन एक्स. वाय ऍक्सिस वर किती चेंज आहे, दॅट इज डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स, म्हणजे काय असते ग्राफचा स्लोप. आता जर मी तुम्हाला म्हटलं की समजा माझ्याकडे एक हा होरिझॉन्टल सरफेस आहे आणि या होरिझॉन्टल सरफेस वरती काही इन्क्लाइंड सरफेस मी ठेवतो, जसं फॉर एक्झाम्पल हा एक इन्क्लाइंड सरफेस आहे, हा दुसरा इन्क्लाइंड सरफेस आहे, हा तिसरा इन्क्लाइंड सरफेस आहे. तर याच्यामध्ये कोणत्या सरफेसचा स्लोप तुम्हाला जास्त दिसत आहे? θ1, हा θ2 आणि हा θ3. तो कोणता स्लोप जास्त आहे, पहिला, दुसरा का तिसरा? तिसरा स्लोप जास्त आहे. आणि असं करता हा स्लोप एकदम व्हर्टिकल झाला समजा तर 90 डिग्री होऊन जाईल तो अँगल. ठीक आहे. तर स्लोपला आपण डिनोट करतो यमनं, आणि याला आणखी एका फॉर्म्युला लिहितात, दॅट इज व्हॉट? टॅन थीटा. तर स्लोपचा फॉर्म्युला काय असते? स्लोप इज इक्वल्स टू टॅन थीटा, किंवा स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन वाय अपॉन चेंज इन एक्स. तर आता मी हा स्लोपचा फॉर्म्युला आयसोकोरिक प्रोसेस साठी जर लावला तर आयसोकोरिक प्रोसेस साठी स्लोप काय येणार सांगा मला? स्लोप इन चेंज इन वाय मध्ये चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन एक्स म्हणजे काय? चेंज इन व्हॉल्यूम, किंवा इज इक्वल्स टू इथे टॅन थीटा, म्हणजे या ग्राफनं, या लाईननं एक्स ऍक्सिस सोबत बनवलेला अँगल, जो की तुम्हाला क्लिअरली दिसत आहे किती आहे इथं? 90 डिग्री. आणि टॅन 90 किती असतो रे? इन्फिनिटी. बरोबर आहे की नाही? म्हणजेच जर तुम्ही आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये पीव्ही ग्राफचा स्लोप घेतला तो किती मिळतो तुम्हाला? इन्फिनिटी. हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह साठी माहित पाहिजे. सोबतच जर मी डेल पी अपॉन डेल व्ही वरून काढलं तर वरती डेल पी प्रेशरच्या चेंजची काहीतरी व्हॅल्यू राहील, पण डेल व्ही काय असते? चेंज इन व्हॉल्यूम. आणि चेंज इन व्हॉल्यूम काय असतो आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये? 0. म्हणजे समथिंग अपॉन 0 काय असेल तो? इन्फिनिटी. परत तोच येत आहे. तर असा स्लोप आपण प्रत्येक प्रोसेस साठी सुद्धा डिफाइन करत जाऊ. तर तुम्हाला मागची जे प्रोसेस आपण डिस्कस केली आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये पीव्ही ग्राफचा जो स्लोप असतो तो किती असतो रे? इन्फिनिटी. दुसरी आणखी एक गोष्ट सांगायची राहिली, स्लोपच्या सोबत आणखी एक टर्म असते जिचं नाव आहे बल्क मॉड्युलस. कोणती टर्म रे बाळांनो? बल्क मॉड्युलस. ठीक आहे. तर बल्क मॉड्युलस बेसिकली इलास्टिसिटी सोबत जेव्हा तुम्ही डील करतात तेव्हा तुमच्या सिलेबस मध्ये आलं असेल. तर बल्क मॉड्युलसला आपण डिनोट केलं होतं के न. कशा डिनोट केलं होतं? के न. आणि बल्क मॉड्युलसचा फॉर्म्युला होता व्ही डी पी अपॉन डीव्ही, किंवा याला तुम्ही असे लिहू शकता मायनस डीपी अपॉन डीव्ही अपॉन व्ही. आठवते का तुम्हाला? कॉन्स्टंट ऑफ इलास्टिसिटी आहे. बरोबर आहे की नाही? चेंज इन प्रेशर अपॉन दॅट इज याचा फॉर्म्युला आहे तो कशाचा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनचा. कॉन्स्टंट इलास्टिक कॉन्स्टंट माहिती तुम्हाला? तर 3 प्रकारचे इलास्टिक कॉन्स्टंट तुम्ही स्टडी केलं असेल, वाय, के आणि इटा. यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. तर इथं गॅस मध्ये आपण प्रेशर अप्लाय करून व्हॉल्यूम चेंज करण्यासोबत डील करतो, म्हणून आपली गोष्ट कोणाशी रिलेटेड असेल? बल्क मॉड्युलसची. तर जर मला आयसोकोरिक प्रोसेस मध्ये बल्क मॉड्युलसची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर ते कसं करेल मी? तर मला माहित आहे चेंज इन व्हॉल्यूम. काय इथं? चेंज इन व्हॉल्यूम
माझ्याकडे 0 आहे, तर 0 अपॉन व्ही हे टोटल टर्म काय झाली 0. अब वर काही बी चेंज असला तरी डिवाइड मध्ये काय आला 0, म्हणजे माझ्याकडे बल्क मॉड्युलसची व्हॅल्यू सुद्धा काय राहणार आहे इन्फिनिटी. लक्षात राहील तुमच्या. तर आयसोकोरिक प्रोसेस साठी स्लोप आणि के म्हणजे कोण कोण एम आणि के या दोघांचे व्हॅल्यू इन्फिनिटी असतात. काही अड़चन कोणाला नहीं. तो गाइस आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे एक और प्रोसेस के बारे में, एंड दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस. ओके, तर आजच्या क्लासमध्ये कोणती प्रोसेस स्टडी करणार आहोत आपण आयसोबारिक. काय नाव काय रिप्रेजेंट करते आयसोबारिक. बार किस चीज का यूनिट है प्रेशर का, राइट. तो ये ऐसी प्रोसेस है, ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस की जिसमें क्या कांस्टेंट रहेगा प्रेशर. सो व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस. द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which pressure remains constant. pressure remains constant. जब भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 जाएगी तो इसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए. तो जब किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस. आता परत प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, मग व्हीचं आणि टीचं रिलेशन भेटू शकते, कारण तुमच्याकडे जे आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू एन आर टी, इसके अंदर अब P कांस्टेंट है ना, एन कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है. तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि V ये प्रोपोर्शनल होगा किससे टेम्परेचर से. मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा. टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर, टू से टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज. प्रेशर को तो क्या रखना है आपको कांस्टेंट रखना है. ठीक है, ये चीज समझ. डेफिनेशन आ गई, एक रिलेशन आ गया. तो अगर मैं अभी पीवी ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे या यहीं पे ट्राई करते हैं, एक पीवी ग्राफ प्लॉट करता हूं. ठीक है, दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ. मुझे सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 लेकर जाना है. तो मान लीजिए ये एक स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 लूंगा, लेकिन प्रेशर कैसा रहना चाहिए कांस्टेंट. तो जब मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 गया तो प्रेशर आपको दिख रहा है कि यहां पे क्या रहा है कांस्टेंट. मैं 1 to 2 गया हूं, तो इनिशियली जब स्टेट 1 थी तो मेरे पास वॉल्यूम कितना था V1 और यहां पे मेरे पास वॉल्यूम कितना था V2. तो क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि वॉल्यूम क्या हुआ है इंक्रीज. मतलब वर्क डन किसने किया होगा सिस्टम ने किया होगा सराउंडिंग पे. तो क्लियरली वर्क डन का साइन क्या आएगा पॉजिटिव. अगर मैं सिमिलरली ये ग्राफ उल्टा भी निकालूं, ठीक है, जैसे कि मैंने कल किया था, अपन न्यू स्लाइड्स पे जाके दोनों ग्राफ पैरेलली यहाँ पे स्टडी करते हैं. ठीक है, ये एक ग्राफ बनाया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का. देखो प्रेशर कांस्टेंट स्टेट 1 to 2. सिमिलरली दूसरा ग्राफ भी बनाता हूं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ठीक है, और इसमें कुछ इस तरीके से स्टेट 1 to 2 ऐसे आए. तो यहाँ पे जो V2 है और ये V1 है, इसमें फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में. यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरिजन में. क्लियर है. तो आप यहाँ पे क्या क्या बातें बता सकते हो. देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बताओ. तो तुमने अगर 1 to 2 गए हो तो टेम्परेचर क्या हुआ होगा इंक्रीज. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो डेल्टा टी कैसा होगा तुम्हारा पॉजिटिव. डेल्टा टी क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव. डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा तुम्हारा पॉजिटिव. दूसरा देखो, जब मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर का सीधा रिलेशन इंटरनल एनर्जी के साथ में. अब मैं बात करता हूं कि इसी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है मतलब चेंज इन वॉल्यूम कैसा रहेगा पॉजिटिव. और वॉल्यूम का सीधा रिलेशन किसके साथ है वर्क के साथ. तो अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन कैसा रहेगा पॉजिटिव. बिकॉज वी ऑल नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है P डेल्टा V जब प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट. अरे आठवते का तुम्हाला, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की वर्क डनचा फॉर्म्युला असतो इंटिग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम इनटू क्या रहेगा PdV, है ना. लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर चला आया बाहर, इंटीग्रेशन VI से लेकर V अप इनटू क्या रहेगा dV. चलो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dV V, और लिमिट भी है तुम्हारे पास में, तो ये रहेगा P और ये V पुट करके हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो V ऑफ माइनस क्या आएगा VI.
तो मेरे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज W इज इक्वल टू P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इसको तुम P डेल्टा V कह सकते हो, दैट इज P इंटू डेल्टा V। क्लियर है क्या? तो अगर डेल्टा V पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या रहेगा? पॉजिटिव, जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया। चलो साथ ही साथ में मैं ये बताता हूं कि वी ऑल नो दैट PV इज इक्वल टू क्या रहता? NRT। तो अगर वॉल्यूम का चेंज हुआ है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम का चेंज मैं टेम्परेचर के चेंज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। मतलब अगर इसको मैंने ऐसे लिखा P VF माइनस P VI, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? NRTF माइनस NRTI। अरे PV इज इक्वल टू NRT, तो अगर मैं NR को बाजू में लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? TF माइनस TI। TF माइनस TI मतलब क्या? डेल्टा T। तो मैं वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T भी लिख सकता हूं। तो वर्क डन का PW P डेल्टा V ये भी एक फॉर्मूला है, और NR डेल्टा T ये भी फॉर्मूला हमारे पास है। इन दोनों केस में आप देखो वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज, डेल्टा V पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, ओके, डेल्टा U भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, FLOT के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W। तो इस केस में W कैसा है? पॉजिटिव, डेल्टा U कैसा है? पॉजिटिव, तो Q भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। दैट मींस हीट इज एक्सेप्टेड बाय द सिस्टम। तो जब भी आप सिस्टम को हीट देंगे आइसोबेरिक प्रोसेस में, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, और Q तो आपका पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हीट इज एक्सेप्टेड बाय सिस्टम। ठीक है, हे थोडंसं तुम्हाला स्लो किंवा असं वाटत असेल की सर माहित आहे सर आम्हाला असं वाटत असेल, पण ह्याच गोष्टी तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी एकदम डोक्यात कनेक्ट ठेवायचं आहे, पाठ नाही करायचं आहे, पण हे रिलेट करू करू तुम्हाला क्वेश्चन सोपे जातील त्यांना। तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन गेला तुम्हाला पटकन सुचेल काय करायचं आहे। या केस मध्ये पहा काय करत आहे आपण, बघा स्टेट 1 टू स्टेट 2 चाललो, तो वॉल्यूम काय होता है? डिक्रीज। तो वॉल्यूम डिक्रीज होता, टेम्परेचर भी, इथचं टेम्परेचर समजा T1 आहे, इथचं टेम्परेचर भी काय हो रहा असेल? डिक्रीज। तो यहाँ के हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज। दैट मीन्स डेल्टा T क्या हुआ होगा? निगेटिव। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? निगेटिव। इन द सिमिलर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज, डेल्टा V कैसा रहेगा? निगेटिव। तो वर्क डन भी केस में क्या रहेगा? निगेटिव। यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U प्लस W। हा पण निगेटिव है, हा पण निगेटिव है, टोटल टर्म सुद्धा काय होईल? निगेटिव। तो यहाँ पे हीट क्या आएगी? निगेटिव। मतलब यहाँ पे मुझे वॉल्यूम, देखो प्रेशर कांस्टेंट रखना है भाई, ये मेरे पास सिस्टम है, सब लोग ध्यान दो, ये मेरे पास एक सिस्टम है, मुझे इस पे कोई प्रेशर बढ़ाना या कम नहीं करना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पिस्टन पे भी कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। कोई बढ़ाएंगे नहीं, कम नहीं करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग ही रहा है। लेकिन अब मैंने इसमें से हीट निकालना शुरू किया, हीट निकालूंगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और पिस्टन नीचे आएगा अपने आप, प्रेशर कांस्टेंट रख के भी नीचे आ सकता है, वो अपने आप नीचे आएगा, तो वर्क डन भी क्या रहेगा? निगेटिव। तो हीट निकल रही तो दिख रहे ना निगेटिव आहे, आला येतं का लक्षात तुमच्या? ते रिप्रेझेंट होत आहेत। आणि इथं प्रेशर वाढवलंच नाही, एटमॉस्फेरिक प्रेशरच लागू राहिला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर इंस्टेंट पे सेम ही लगेगा उसके ऊपर, आणि कांस्टेंट आहे। कळतंय का? यात फक्त एक गुगली आहे, तुम्ही पुढच्या स्लाइड वरती तुम्हाला सांगतो। या प्रोसेसला घेऊन काही इंपॉर्टंट पॉइंट्स आहेत। जसं पहिला, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर इज आयसोबेरिक। ओपन कंटेनर म्हणजे काय की तुम्ही जे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट घेतली, हे ओपन कंटेनर म्हणजे या पिस्टन वरती लागणारं जे प्रेशर आहे हे फक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशरच लागू राहिलं। तसं मागच्या केसमध्ये क्लोज कंटेनर होतं, पिस्टन मूव ही नहीं हो पा रहा था, है ना, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर लग रहा है, तो इस केस को हम बोलते हैं ओपन कंटेनर के अंदर ये हो रहा है। ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन, हा तो पॉइंट है, ठीक है, एखाद्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये येऊ शकते हा। ड्यूरिंग फेज कन्वर्जन एट स्टैंडर्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। कधी कधी असा क्वेश्चन असेल की ज्या क्वेश्चन में तो तुम्हाला सांगेल की फेज चेंज होता है, लेट्स से सॉलिड का लिक्विड हो रहा है या फिर लिक्विड का स्टीम यानी कि वाटर का स्टीम बन रहा है, तो जेव्हा फेज चेंज होत असतो त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं की टेम्परेचरही कॉन्स्टंट असते, एट द सेम टाइम प्रेशर सुद्धा तुमचं काय असते? कॉन्स्टंट। जैसे तुमने क्लास 10th में लैटेंट हीट नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लैटेंट हीट में आपने देखा था कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? पानी बनता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस तुम हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या? नहीं, पूरा आइस पूरा पानी बनते तक उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम उसका प्रेशर भी वही है, फिक्स है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी नहीं बढ़ रहा है।
तो फेज चेंज के दौरान प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो एक दिमाग रख सकते हो कि वहां पे भी आइसोबैरिक की कंडीशन आप लगा सकते हो, याद रखना। ये अभी बताया मैंने, वर्क डन P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये सभी कंडीशन के लिए वैलिड है, P डेल्टा V सभी कंडीशन के लिए। लेकिन अगर गैस आइडियल हो तो आइडियल गैस के लिए हम PV को क्या लिख सकते हैं, NRT। तो P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज NR डेल्टा T। समझ रहे हो क्या? अब सिस्टम को जो तुमने हीट सप्लाई की तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NC डेल्टा T, बराबर है। लेकिन तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो जो हीट सप्लाई की वो कांस्टेंट प्रेशर पे की। हीट के लिए सिंबल नहीं लगाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों रखा तो चलता, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, कांस्टेंट प्रेशर की। तो Q का फार्मूला क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T। और डेल्टा U का फार्मूला तो पता ही है, NC डेल्टा T। यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला के अंदर देखो क्या लिया हुआ है, NCV डेल्टा T लिया हुआ है। इंटरनल एनर्जी का चेंज के अंदर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फार्मूला क्या लेंगे, CV। फार्मूला डेल्टा U है, प्रोसेस आइसोबेरिक है, यहां पे CP नहीं लेने का। आई रिपीट, डेल्टा U के फॉर्मूला के अंदर जो C है वो ऑफिशियली तुमको बताएगा क्लियरली, तो भी डेल्टा U का जनरल फॉर्मूला यही है। यही दिमाग में रखना है कि जब जब मैं डेल्टा U का Q के फॉर्मूला में हम CP CV रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डेल्टा U के फॉर्म में हम क्या रखेंगे, CV ही रखेंगे। ये याद रखना है आपको, ठीक है, NCV डेल्टा T। इसका हे जो डाउट आहे मी एका क्वेश्चन मध्ये सॉल्व्ह करून देईल तुमचा, इथपर्यंत काय अडचण नाही। तर हे झाली आयसोकोरिक प्रोसेसची थेरी, ठीक आहे। काय काय सांगितलं सांगा मी तुम्हाला, पहिले डेफिनेशन सांगितली, काय प्रेशर ज्यात प्रोसेस ज्यात प्रेशर काय असते, कांस्टेंट। उसके बाद में प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अगर आइडियल गैस है तो W का फॉर्मूला क्या होगा, NR डेल्टा T। W हो गया, Q हो गया। अब ग्राफ बने हमारे पास, PV ग्राफ हमारे पास बने, दोनों के दोनों ग्राफ हमने देखे, फ्लैट लाइन बनी है ना। तो अब फ्लैट लाइन बनी है तो हमारे पास दो चीजें डिस्कस करने की बाकी रहेगी, कौन कौन सी, एक स्लोप और दूसरी कौन सी, बल्क मॉडुलस। तो चलो पहले उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमें डिस्कस करनी है एक स्लोप पीवी ग्राफ के लिए, और फिर दूसरी चीज क्या डिस्कस करेंगे, बल्क मॉडुलस, यानी किसकी बात करेंगे, के की, ठीक है। तो स्लोप ये रहा हमारे पास में पीवी ग्राफ, ये ठीक है, स्टेट 1 टू स्टेट 2 गए हो, इधर है प्रेशर इधर है वॉल्यूम। बताओ स्लोप कितना होगा, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप कितना है, 0। और एंगल ही 0 बन रहा है ना वहां पे, कोई ऐसा ऐसा ये स्लोप है ना तो वो 0 होगा ना उसका स्लोप। कैसे, तो स्लोप हमें पता है क्या होता है, स्लोप होता है या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या फिर हमारे पास स्लोप होता है tan थीटा। उस लाइन ने हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया है वो 0 बनाया हुआ है, यानी कि tan क्या आएगा 0, और tan 0 क्या होता है 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। फाइनली हमें पता है कि स्लोप क्या होने वाला है 0। तो आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी कर्व का स्लोप कितना होता है 0। अच्छा यहां पे भी देखो डेल्टा y के अंदर का चेंज ही 0 है ना, क्योंकि इसको तो तुम कैसे लिखोगे, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। अरे भाई कांस्टेंट प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर ही 0 है, चेंज इन प्रेशर 0 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम होगा भी तो भी आंसर क्या आने वाला है 0। तो ध्यान रखना आइसोकोरिक में इंफिनिटी इंफिनिटी थे, इधर हमारे पास स्लोप कितना आ गया 0। अब बात करते हैं के की, यानी कि बल्क मॉडुलस की। तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है माइनस, इट इज dp अपॉन dv अपॉन v, ठीक है। बताओ dp कितना होगा 0, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, इसमें चेंज इन प्रेशर होता नहीं, तो हमारे पास के की वैल्यू भी क्या रहेगी 0। याद रहेगा इंफिनिटी इंफिनिटी 0 0, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन से और आइसोबेरिक प्रोसेस को थोड़ी सी उसकी क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, Q कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 1 mole of monoatomic gas from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius at constant volume। I repeat, यहां पे देखो क्या लिखा है उसने, at constant volume। पहली जो प्रोसेस हुई है वो constant volume पे हुई है। आगे, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of diatomic gas from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius at constant pressure is। क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रोसेस जो हुई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई है, और सेकंड पार्ट में जो प्रोसेस हुई है मतलब सेकंड केस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। क्यू कैलोरी हीट रिक्वायर्ड हुई हमको, ठीक है 1 मोल, तो यन इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 1 मोल। गैस कौन सा है
मोनो एटॉमिक। चलो ध्यान रखना, मोनो एटॉमिक गैस है, जरूरत पड़ेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करेंगे। आगे टेम्परेचर का चेंज यानी कि डेल्टा टी कितना है बच्चा 20 to 30 यानी 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज 10, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना रहेगा 10 केल्विन। आगे द और कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हुई, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, तो यहां पे जो हीट सप्लाई की Q1 वो कितनी है Q, देखो तुमने Q1 कितना दिया, Q हीट दी 1 मोल गैस को, मोनोएटॉमिक गैस है तो मैं ये भी बता डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा उसका 3, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर 10 किया है। सिचुएशन नंबर 2, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई थी, तो यहां पे वॉल्यूम कैसा था कांस्टेंट। इधर अब कितना अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ेगा, हीट निकालना है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, कितना लगेगा Q, कितना गैस है, अगेन फिर से नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास कितने हैं 1 ही है, लेकिन इस बार जो गैस है वो डायटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी 5, और चेंज इन टेम्परेचर जो डेल्टा टी है वो कितना होगा, इट इज 20 to 30, मतलब कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस कितना होगा 10 के। मुझे बताओ क्यू का ऐसा फॉर्मूला जिसमें मैं डेल टी पुट कर सकता हूं, तो क्यू के फॉर्मूले में C होता है, और वो C अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट V है या कांस्टेंट P है, इसके अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं। तो पहले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो Q का फॉर्मूला आएगा NCV डेल्टा T, और दूसरे केस में अगर मुझे यूज करना है तो NCP डेल्टा T, क्योंकि ये Q का फॉर्मूला है डेल्टा U का नहीं। अब इस फॉर्मूला के अंदर Q1 वाली कंडीशन पुट करेंगे फर्स्ट केस के लिए, तो क्या आएगा Q1 इज इक्वल टू N की कीमत कितनी है 1, CV मतलब क्या मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV का फॉर्मूला होता है F/2R। यहां पे गैस जो था वो मोनो एटॉमिक था, कैसा था मोनो एटॉमिक, तो F/2 के जगह पर मैं लिखूंगा 3/2 टाइम्स ऑफ R, और इनटू डेल टी मेरे पास कितना है 10, तो ये रहा मेरे पास इक्वेशन। इसको और सॉल्व कर लो, चलो इसको और सॉल्व कर लो, तो क्या होगा Q1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज 30/2, मतलब क्या होगा 15R, ये बना 15R, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड केस में आते हैं, नाउ सेकंड केस नंबर 2 में आते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा Q इज इक्वल्स टू N CP डेल्टा T, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये Q2 है, N की कीमत 1 है, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, CP का फॉर्मूला होता है F+2/2 या फिर F/2 + 1, तो कोई भी ध्यान रखो आप, तो मैं लिख देता हूं यहां पे F+2/2, चलेगा नहीं है, ये हो गया, और इंटू डेल्टा टी ये एज इट इज लिखा, यहां पे भी N एज इट इज रखता हूं, अब वैल्यू पुट करता हूं, तो N की कीमत कितनी 1, F की वैल्यू कितनी 5 + 2 7, आर इकड़ ली तो ठीक है 7/2 और इंटू आर, और डेल्टा टी कितना है हमारे पास 10। आगे सॉल्व करो इसको, तो बेटा Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 5 7 5 35, 35 टाइम्स ऑफ आर, तो ये हो गया Q2। अब तुम्हें क्या निकालना है Q2, तो 35 मैं R के जगह पर क्या लिख सकता हूं, R के जगह पर लिख सकता हूं Q1/15, तो यहां पे लिख दिया मैंने Q1 डिवाइड बाय 15, तो बताओ Q2 की वैल्यू कितनी है 35 डिवाइड बाय 15 टाइम्स ऑफ Q1। तो अगर ये Q1 क्या, इसको Q भी लिखेंगे हम, है ना, तो मतलब अगर पहले केस में Q हिट दी तो दूसरे केस में कितनी देनी पड़ेगी 35/15 टाइम्स ऑफ इनिशियल Q, जो भी आएंगे। कळत आहे का तुम्हाला, लक्षात आलं, तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बोल रहा है द वॉल्यूम V ऑफ मोनो एटॉमिक गॅस व्हॅरीज विथ इट्स टेम्परेचर T। या ग्राफ मध्ये पण तुम्हाला दिसत आहे की एक मोनो एटॉमिक गॅस आहे, आणि मोनो एटॉमिक गॅसचा जो वॉल्यूम आहे तो कंटिन्यूअसली चेंज होत चालला, जसं जसं काय वाढत आहे त्याचं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर स्टेट ए से, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ए टू बी जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब भाई अगर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी है तो ये बात क्लियर है कि प्रेशर क्या रहा होगा कांस्टेंट, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू टी तभी होता है जब P क्या होता है कांस्टेंट। मतलब यहां पे होने वाली प्रोसेस कौन सी है आइसोबारिक प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, एज शोन इन द ग्राफ द रेशियो ऑफ चेंज in internal energy of gas
to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. Simple, तुमको A to B जाना है और रेशो निकालना है change in internal energy to the heat supplied to the gas और heat absorbed by the gas, ये निकालना है. वेरी सिंपल. मुझे बताओ डेल्टा यू का कौन सा फॉर्मूला तुम्हें पता है? नॉन चीजें क्या है? मोनोएटॉमिक गैस मतलब यह पता है तुम्हें 3. ठीक है, हाँ. डेल्टा यू का कौन सा फॉर्मूला पता है? डेल्टा यू का फॉर्मूला मैंने बता के रखा हुआ है, क्या है? एन सी. भले ही प्रोसेस आइसोबारिक हो, डेल्टा यू में सीवी ही लेना. आय रिपीट, प्रोसेस कोणती असो डेल्टा यू मध्ये सीवीच द्यायची. ठीक आहे, तर काय होईल? इथं लिहितो डेल्टा यू अपॉन क्यू. बताओ क्या आएगा? एन सीवी डेल्टा टी और क्यू का फॉर्मूला यन. प्रोसेस कौन सी है? आइसो बारीक, तो यह होगा सीपी डेल्टा टी. यन यन कैंसल, सेम गैस के लिए कर रहे हैं. डेल्टा डी कैंसल, तो डेल्टा यू अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई सीवी अपॉन सीपी. ओके, सीवी अपॉन सीपी. तो सीवी का फॉर्मूला पता है तुम्हें? F/2 R, मतलब क्या होगा? 3/2 टाइम्स ऑफ R. और सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? 3 + 2 5/2 R. तो यहां पे आएगा 5/2 R. तो 2R कैंसल, तो क्या रहेगा? डेल्टा यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 3/5 C. अलग अलग लक्षात तुमच्या? ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. ठीक है, बोल रहा है व्हेन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. डायरेक्ट समजलं आइसोबारिक प्रोसेस आहे. गॅस कोणता आहे? डायटोमिक. डायटोमिक मतलब एफ ची व्हॅल्यू किती माहित पडली? 5. ओके, and the percentage of total heat given that will be used for external work is. ठीक है, कितना एक्सटर्नल वर्क में यूज किया होता? मुझे बताओ वर्क कितना हुआ कितने हीट से? हाच तो सगळ्यात मोठा प्रश्न होता कि तुमने हीट कितना दिया? क्यू. और जितना हीट तुमने दिया उसमें का कितना हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ? दैट इज डब्ल्यू. दिलेली हीट क्यू आहे पण त्यातली काहीच वर्क मध्ये कन्वर्ट झाली ना, हेच पर्सेंटेज सांगा. दैट इज व्हाट मल्टीप्लाइड बाय 100. ये निकालना है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं. पहले मैं W अपॉन Q की वैल्यू निकाल लेता हूं. मुझे बताओ मैंने W के क्या क्या फॉर्मूले आइसोबारिक में बताए? P डेल्टा V या फिर N R डेल्टा T. हम यहां पे पुट करेंगे तो Q है नीचे, तो नीचे अगर डेल्टा T रहा तो अच्छी बात है. तो मैं ऊपर ऐसे लिखा P डेल्टा V और नीचे लिखा मैंने N C कांस्टेंट प्रेशर है डेल्टा टी. तो क्या ऊपर की चीज कैंसिल करने के लिए ऊपर का फॉर्म बदल सकता हूं? यस, मैं पीवी को लिख सकता हूं एन आर टी. तो पी डेल्टा वी को लिखता हूं एन आर डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी. नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे, कैंसल. डेल्टी कैंसल. ये रहा डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो बोलो डब्ल्यू अपॉन क्यू कितना आया होगा? आर अपॉन सीपी. अब सीपी को आर के फॉर्म में लिखो. कौन सा गैस है? डायटोमिक. सीपी के लिए डायटोमिक, तो F+2 अपॉन 2, 5+2 अपॉन 2, 7/2 R. तो यहां पे क्या रहेगा? ऊपर रहेगा R, नीचे 7/2 टाइम्स ऑफ R. समझ लगा है? नाउ दिस R गेट कैंसल. W अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आई? 2/7. लेकिन मुझे चाहिए परसेंटेज कन्वर्जन. मुझे सिर्फ W/Q मिला ना, परसेंटेज में कैसे मिलेगा? परसेंटेज में देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू इज W/Q 2/7 इंटू क्या करेंगे? 100. तो ये होगा 200 डिवाइड बाय 7. टेल मी द आंसर. 28/5. 28/5%. कळलं का तुम्हाला हे? चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा. दिस इज द नेक्स्ट वन. बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम. बात हो रही है फेज चेंज की. पहले पानी था, बाद में स्टीम बन गई उसकी. वाटर का स्टीम बना है, यहां पे हुआ है फेज चेंज. और मैं पहले ही बता हूं कि जब जब फेज चेंज होगा ध्यान रखना कि प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट. फेज चेंज के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोबारिक. ठीक है, तो मास तुम्हारे पास है दैट m इज इक्वल्स टू 1 ग्राम. चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो 1 × 10⁻³ kg. ठीक है, जो यूनिट चाहे आप यूज करना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, टेम्परेचर तुम्हारे पास कितना है? टेम्परेचर है तुम्हारे पास 373 केल्विन. ठीक है, इस पे वो कन्वर्जन हुआ है. एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ 1 cm³ ऑफ वॉटर बिकम्स इतका. तो वॉल्यूम चेंज झाला,
पहिले एवढा होता नंतर एवढा झाला, मग व्हॉल्यूम इनिशियली व्ही आय किंवा V1 म्हणतो. तो वी आई कितना है मेरे पास 1 सेंटीमीटर का क्यूब. चाहो तो कन्वर्ट कर लो 1 सेंटीमीटर -2 क्यूब 3 दूनी 6 दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब. ये रहा मेरा वी आई 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. बोलो फाइनल वॉल्यूम कितना है. फाइनल वॉल्यूम है मेरे पास 1671 सेंटीमीटर का क्यूब. इट विल बी 1671 10⁻⁻6 मीटरचा क्यूब ऑन बॉइलिंग. व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू में कितना चेंज आएगा इफ द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज दिस. लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है, और ये वेपोराइजेशन की है तो सिंबल आएगा V. तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया गया है 5.4 इंटू 10⁻5 कैलोरी पर केजी. क्या कैलोरी पर केजी. आप चाहो तो इसको भी अलग फॉर्मेट में पुट कर सकते हो. इसको लिखने के दो तरीके. एक तो आप लैटेंट हीट को कैलोरी पर ग्राम में लिख सकते हो, और वाटर और आइस के लिए कैलोरी वेपोराइजेशन की पता है मुझे, दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम. याद होगा क्लास 10 में. तो इसको आप सीधा लिख सकते हो या मैं निकाल के देता हूं आपको. तो क्या लिखोगे आप 5.4 इंटू 10⁻5 युनिट कन्वर्जन करून घेता तुम्ही. मी डायरेक्ट लिहितो इथं. इट विल बी 540 कैलोरी पर काय रे बाळांनो ग्राम. 540 कैलोरी पर ग्राम. एसआई में भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो. फिर कैलोरी का जूल में रहा तो उसको 4.2 से कन्वर्ट करना पडेगा. कसंही केलं तरी सारखंच आहे. चला पुढे जाऊ आपण. इथपर्यंत आपल्याकडे डेटा. आपल्याला काय काढणार आहे डेल्टा यू. डेल्टा यू निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीका है, कौन सा डेटा यूज कर सकते हो. क्या फॉर्मूला डेल्टा यू का बताओ. हाँ गैस कोणता दिलेला आहे का आपल्याला. नाही. तो हमारे पास Q इज इक्वल टू है डेल्टा यू प्लस W. डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W. Q को हम लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर के फॉर्म में. Q को किसके फॉर्म में लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर. तो जो हीट तुमने सप्लाई की NCP डेल्टा T. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनस वर्क डन को लिखूंगा मैं P डेल्टा V. नो इश्यूज. आगे सॉल्व करते हैं. दिस विल बिकम काय काही रॉन्ग केलं का. एक सेकंड खाली. यम कितना है रे 1. ये कितनी है 540. तो कितना होगा 540 कैलोरी. और कैलोरी का कन्वर्जन इसमें करो जूल में. 540 इंटू 4.2 जूल. कितना था इसका आंसर बताओ. तो फिर काम हो जाएगा. और W को चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे. हाँ किती आला हा 540 इंटू म्हणजे आले सरळ सरळ असं लिहिणार आहे 54 इंटू 42. 54 इंटू 42 किती येते 2268 जूल. ओके. अब निकालना है W. W इज इक्वल टू P डेल्टा V. प्रेशर रहा है कांस्टेंट. तो वो कांस्टेंट प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 इंटू 10⁵. अरे जेव्हा आईसचं पाणी बनते त्यावेळेस त्याच्यावर जे प्रेशर लागते ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं. तर इथं भी जेव्हा पाण्याची स्टीम बनली असेल तर कोणतं प्रेशर लागलं असेल एटमॉस्फेरिक. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 इंटू 10⁵. 1.0 समथिंग हो रहा है. रफ किया ठीक है. डेल्टा V क्या चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना 1671 माइनस 1. और ये 10 की पावर क्या रहेगी -6. ये 5 माइनस 6 कितना होगा -1. 167 में से 1 गया कितना रहा 1670.
और 10 की पावर कितनी -1, ये भी इसके साथ एडजस्ट हो गया, तो कितना होगा 167, तो W कितना हुआ 167 जूल। तुम्हें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो Q कितना है तुम्हारे पास, Q है तुम्हारे पास 2268, W कितना है तुम्हारे पास, W इट इज 167। टेल मी द आंसर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आता, 121, ठीक है जूल, ये रहा आंसर उसका। आता मी परत रिपीट करतो, तुम्हाला हा सगळा डेटा तर सगळं माहिती है, इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नहीं, बट यहां से देखो मैंने क्यू निकाला कैसे, आपको पता है कि अगर आपको सब्सटेंस का अमाउंट पता है, अमाउंट पता है भांगे, अमाउंट पता है तेरे को, मास और लैटिस हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आपको पता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा क्यू। ये निकाला था नहीं, फॉर्मूला 10वीं में था आप लोगों को, ठीक है हाँ। तो क्यू मिल गया आपको इतना, W आपने चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्मूला से निकाला, और फिर फर्स्ट लॉ में उसको पुट कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, चलो 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is taken around the cyclic process ABCA as shown in the figure. Calculate the work done by the gas. And second, the heat rejected by the gas in the path CA. बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो आप देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रोसेस कैसी है साइक्लिक। अब साइक्लिक प्रोसेस में आपको जब वर्क डन निकालना हो तो आप क्या निकालते हो, एरिया एनक्लोज बाय दिस लूप, तो निकालो एरिया, मिल जाएगा आपको वर्क डन। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में वर्क डन दैट ए वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है वो ट्रायंगल ए बी सी, है ना, वैसे निकालेंगे ना। अच्छा मेन क्या है, साइन, साइन पॉजिटिव या निगेटिव बताओ, कौन सा ग्राफ है पीवी, पीवी में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो वर्क डन रहेगा पॉजिटिव, और कितना रहेगा तो हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है 2v0 में से v0 गया तो बेस हो गया हमारे पास v0, और हाइट, हाइट क्या है 3p0 में से p0 गया मतलब 2p0, तो ये हो गया 2p0, तो 2 कैंसल, तो वर्क डन हो गया p0 v0। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ p0 v0, ठीक है। अब हमें दूसरा कैलकुलेशन करना है, सेकंड नंबर का बोल रहा है हीट कितनी रिजेक्ट हुई गैस में से जब वो पाथ C2A आ रहा था, C2A ये यहां पे सिर्फ इतने पार्ट में हीट लॉस बताना है C2A, तो भाई इतने पास में बताना है तो कैसे करेंगे बताओ, क्या तरीका है, क्या लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक काहीच नाही, काही तो अशी देखो क्लू देता हूं, फर्स्ट लॉ यूज करो, फर्स्ट लॉ यूज करो तुम्हें मिल जाएगा क्यू। अब फर्स्ट लॉ में क्यू निकालने के लिए तुम्हें दो चीजें पता चाहिए, एक W और एक डेल्टा U। W बता कैसे निकालेगा, एरिया अंडर द कर्व, CA का एरिया अंडर द कर्व में W है ना, निगेटिव आएगा तो W मिल गया। अब चाहिए तेरे को डेल्टा U, गैस मोनोएटॉमिक है, डेल्टा U यन सीवी का नाही, काय पाहिजे त्याच्यात, सीवीज द्यायची, काय द्यायची ओके। तर लक्ष द्या, C2A मध्ये जर आपण आलो, C2A मध्ये आपण आलो तर आपल्याला काढणार आहे Q, Q साठी पहिले आपण काढू W, तर W काय असेल रे एरिया, C2A ह्या ग्राफ आहे तर एरिया अंडर द कर्व, तर एरिया अंडर द कर्व म्हणजे या रेक्टेंगलचा एरिया, हा किती आहे P0 आणि हा किती आहे 2v0 मायनस v0 म्हणजे v0, आणि साइन काय राहील निगेटिव्ह, व्हॉल्यूम डिक्रीज झालाय निगेटिव्ह म्हणजे काय होईल मायनस P0 v0, हा झाला वर्क डन। आता पाहिजे मला डेल्टा U, डेल्टा U काय असते रे यन CV डेल्टा T, ओके यन, कारण डेल्टा T आहे का आपल्या जो, हा ठीक आहे ना, मग नाही तर मग काय होते, नाही तर
NCV डेल्टा टी आहे की नाही? थांबा मग विचार करू द्या आता काय करायचं. एन कसं करता येईल रे आता? इसको लिखो यन, इसको CV रखो, ऐसे लिखते हैं इसको. वी नो दैट P डेल्टा V इज इक्वल्स टू यन आर डेल्टा टी. तो अगर मैं यन डेल्टा टी इंटू CV लिखो तो चल जाएगा. यन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू P डेल्टा V अपॉन लिख देता हूं R. तो P डेल्टा V अपॉन क्या आएगा? R और इंटू क्या रहेगा? CV. ठीक है. अब P डेल्टा V मतलब क्या? P यहां का प्रेशर कितना है? कांस्टेंट है. इट इज P नॉट. डेल्टा V कितना है? V नॉट. लेकिन वो V नॉट चेंज इन वॉल्यूम कैसा है? माइनस है. तो ये रहेगा माइनस V नॉट. ओके. डिवाइड में क्या है? R और CV मोनो एटॉमिक गैस है. तो क्या होगा? CV F/2 R मतलब 3/2 R. 3/2 टाइम्स ऑफ R. RR क्या हो जाएगा? कैंसल. माइनस साइन आएगा सामने. इट विल बी 3/2 P नॉट V नॉट. ये बना तुम्हारा डेल्टा U. लेकिन तुम्हें निकालना क्या है? Q. तो Q इज इक्वल टू रहता है डेल्टा U प्लस W. डेल्टा U कितना आया? माइनस 3/2 P नॉट V नॉट. W कितना आया? माइनस P नॉट V नॉट. यहां पे बेस में एडजस्टमेंट कर लो. बेस से मैं ऊपर की एडिशन. माइनस 5/2 P नॉट V नॉट इज द आंसर. गेलं का वरून? लक्षात आलं कसं केलं तर ऍडजस्टमेंट? आणि हे जुगाळा तुम्हाला करता आले की प्रॉब्लेम सोपे आहेत. तुम्हाला फिरून फारून फॉर्म्युले तेवढे आहेत तुमच्याजवळ. फक्त इकडून तिकडे उडी टाकता आली पाहिजे, तिकडून इकडे उडी अटकली पाहिजे, उड्या टाकत राहावं लागतात. आंसर. ठीक है. तो यहां पे तुम्हारी आइसोबारिक प्रोसेस होती है खत्म. नेक्स्ट क्लास में हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. और ये दो प्रोसेस खत्म होने के बाद हम हमारे PSP के क्वेश्चन भी क्लास में लेंगे. जे PSP ची बुक आहे की नाही तुमची, त्यातले क्वेश्चन सुद्धा आपण क्लासमध्ये घेणार आहोत. ठीक आहे. चालतं.